नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आबिद सुरती जी की कहानी तीसरी आंख। एक करोड़पति था। एक करोड़पति के पास जो कुछ होना चाहिए वह सब उसके पास था। शानदार बंगला, बंगले के चारों ओर बगीचा, बगीचे के एक तरफ छोटा सा गोलाकार स्विमिंग पूल, दूसरी तरफ लंबी आरामदेह कुर्सियां, सेंटर टेबल, झूला। लेकिन ऐशो इशरत का वह शायद ही इस्तेमाल करता। कभी छुट्टी के दिन उसकी पत्नी प्यार से इसरार करती तो उसके साथ वह बैठ जाता। फिर धीरे धीरे बहुत देर तक वह पत्नी से बतियाता रहता। उसकी बातों का विषय भी एक ही रहता। वह कहता, मुझ जैसा सुखी आदमी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। वह कहती, मैं भी कम खुश नसीब नहीं हूं। वह कहता, तुमसे शादी की तब लोग मुझे भला बुरा कहते थे। बच्चों के लिए सौतेली माँ ठीक नहीं, पर तुमने तो मेरे बच्चों को एक माँ से भी अधिक प्यार दिया है। वह कहती, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उसकी फितरत कुछ और ही थी। वह करोड़पति जरूर था, पर उसका जीवन साधारण मनुष्य की तरह सीधा साधा था। गैरेज में दो फिएट कारें होते हुए भी वह पैदल या बस में सफर करना अधिक पसंद करता। बंगले में एक बग्घी भी थी, पर किसी ने उसे उसमें बैठते हुए नहीं देखा था। घर का पुराना चपरासी कहता, जवानी के दिनों में सेठ जी बग्घी पर ही घूमते थे, पर उन दिनों उनका ठाठ कुछ और ही था। अंग्रेजों की तरह सूट पहनते और गले में टाई बांधते थे। सिर पर हैट भी रहता। बोलते अंग्रेजी में ही। वे बातें गई, वे ठाठ गए। आज का उनका लिबास, सफेद कुर्ता और सफेद पाजामा, देखकर कौन कह सकता है कि यह वही सेठ सुंदरलाल है। रोज शाम को वह टहलने निकलता। चलते चलते कभी कभी वह दूर तक चला जाता और दिन डूबने पर वापस लौटता। उसके घूमने के स्थान भी अलग अलग थे। रोजाना समुद्र तट पर टहलने के बजाय सप्ताह में एक आध बार कालका देवी की भीड़ भरी गलियों में भटकना वह अधिक पसंद करता। क्राफोर्ड मार्केट की दुकानों के प्रति उसे विशेष आकर्षण था। फुटपाथ के फेरी वाले उसे देर तक रोके रखते। उसकी दिलचस्पी के विषयों में कोई समानता नहीं थी। उसे लगभग सभी चीजों में सहज ही दिलचस्पी थी। पशु पक्षी, फूल पेड़, सीप चंदा तारे, कंकड़ पत्थर आदि सभी उसकी पसंद के विषय थे। अपने परिवार में भी उसे उतनी ही दिलचस्पी थी। शायद इसीलिए वह सुखी था। कभी कभी उसे लगता कि वह अपनी पत्नी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाता। पत्नी अभी जवान थी और वह लगभग बूढ़ा, लेकिन पत्नी का प्यार भरा चेहरा उसके विचारों को पलट देता। वह बंगले के बाहर निकलता तो पत्नी उसे मुस्कुराकर विदा करती। रात को घर लौटता तो पत्नी मुस्कुराकर उसका स्वागत करती। पत्नी के शब्द, पत्नी का सुलूक, पत्नी की आंखें और तो और पत्नी की नींद में पूर्णता थी। एक शाम वह चोर बाजार की तरफ निकल गया। कोई खास काम ना था, बस यूं ही नई पुरानी चीजों की बिछावन देखता, रुकता, फिर आगे बढ़ जाता। कीले, चाकू, टायर, पुर्जे, किताबें, फर्नीचर, जूते, घड़ी, कई किस्म के माल सामान उसने देखे। आखिर में उसकी नजर चश्मों की एक बिछावन पर रुक गई। तरह तरह के चश्मे उसमें बिखरे पड़े थे। पुराने थे, नए भी थे, कांच वाले, बिना कांच वाले भी थे, प्लास्टिक के थे, रुपहली तथा सुनहरी कमानी वाले भी थे। एक फ्रेम उसे पसंद आ गया। रुपहला बारीक तारों वाला फ्रेम था। उसमें काले रंग के कांच थे। उसने चश्मा पहनकर देखा। कुछ विचित्र लगा। चश्मे के काले कांचों के पीछे से उसने बिछावन वाले बूढ़े को देखा तो लगा कि वह बूढ़े के विचारों को पढ़ सकता है। बूढ़ा सोच रहा था, देखने में तो फकीरों से भी गया गुजरा लगता है, पर साले का चेहरा उसकी अमीरी की चुगली कर रहा है। ऐनक की कीमत कम से कम 20 रुपए उगलवाऊंगा। सुंदरलाल ने चश्मा उतारकर 2 रुपए कहे। बूढ़ा चौंक गया, कुछ भड़क भी गया। सेठ जी, 25 की तो सिर्फ कमानी है, कम से कम 15 लूंगा। चश्मे को बिछौन पर रख वह खड़ा हो गया। अच्छा, 10 देना। 5, 3। 2.5 रुपयों में सौदा तय हुआ। उसने चश्मा खरीद लिया, लेकिन चश्मे के रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। घर आकर अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। इसका कारण था, पत्नी स्त्री थी और स्त्रियों के पेट में बात टिकती नहीं, यह उसका मानना था। बड़ा लड़का यज्ञ 32 साल का जवान था। जयंती लाल के साथ ऑफिस का आधा काम संभालता था। उसको कहूं, कहने की जरूरत थी नहीं, यह राज ही रहे, इसी में मजा था। फिर एक सवाल उठा,
केतकी से कहूँ? केतकी उसकी लाडली बेटी थी। उसके पेट में बात भी टिकती थी। केतकी स्त्री होते हुए अपवाद थी। केतकी को ढूंढने वह एक कमरे से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में गया। केतकी न मिली तो उसने घर की बिल्ली को ही बात बता दी। क्षण भर उसे लगा कि वह स्वयं एक स्त्री जैसा है। वह मुस्कुराया और खाने की मेज की एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या सोच रहे हैं? पत्नी ने बगल की खाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। उसने कहा, बूढ़ों के पास मौत के अलावा सोचने के लिए और कुछ होता भी क्या है? छी, ऐसा क्या कह रहे हैं? उसकी पत्नी बोल उठी। अभी आपको काफी जीना है। केतकी कॉलेज के आखिरी साल में है। उसके ब्याह की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। जब तक केतकी का ब्याह नहीं होता, यज्ञ ने भी शादी ना करने की शपथ ली है। केतकी के बाद उसका नंबर। दोनों अपना अपना घर बसा लेंगे, तभी मौत आएगी, और वह भी आपको नहीं, मुझे। तुम्हें? उसने ताज्जुब जताया। तुम तो अभी जवान हो। भगवान गवाह है, कहते हुए पत्नी की आंखें नम हो गई। आपका बिछोह मैं सह नहीं सकूंगी। पहले मुझे ही मौत आएगी। दोनों भोजन कर खड़े हो गए। आज यज्ञ और केतकी ने जल्दी खा लिया था। कामकाज के दिनों में सब अपने अपने समयानुसार भोजन लेते थे। छुट्टी के दिन खाने की मेज को घेर एक साथ भोजन लेते थे। यहाँ वहाँ की कई बातें, कई विषयों पर चर्चाएं होती थी, थोड़ा बहुत मजाक भी। तब सुंदरलाल अपनी जवानी के एक दो किस्से सुनाने से नहीं चूकता था, जिन्हें वह कई बार सुना चुका होता। फिर भी सब रसपूर्वक सुनते और गर्मजोशी से रिस्पॉन्स भी देते। उसे कभी ऐसा ना लगता कि वह रिटायर्ड है, अकेला है। इस परिवार को उसकी जरूरत नहीं। उसके हमउम्र दोस्त हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की आलोचना करते, अपने ही बेटे बेटियों के बारे में अंट संट बकते, पत्नी को भी नहीं बख्शते। तब वह मन ही मन भगवान को याद कर लेता, उसका आभार मान लेता। रात को सोने से पहले उसे कई बार इच्छा हुई कि वह काला चश्मा पहनकर नई आंखों से सबको देख ले, पर रात में काला चश्मा पहने कोई देखे तो उसे बेवकूफ न मान ले। इस डर से उसने चश्मा संभालकर तकिए के नीचे रख दिया। दिन भर की घटनाओं को याद करते करते उसने आंखें मूंद ली। आधी रात को उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पत्नी उसकी बगल में नहीं थी। उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने पत्नी से कई बार कहा था कि केतकी की अधिक चिंता न करे, फिर भी वह रात को एक आध बार उठकर उसके कमरे में झांक आती थी। वह पढ़ती होती तो उसके कमरे की बत्ती बुझाकर मुस्कुराते हुए सो जाने के लिए इसरार करती और वापस लौट पति के बगल में सो जाती थी। सुबह आया रसोई में से नाश्ते की ट्रॉली लेकर आई। तब वह अपना चश्मा ढूंढ रहा था। चश्मा उसने तकिए के नीचे से उठाकर अलमारी में रखा था। यह याद आते ही वह अलमारी तक गया और उसमें से चश्मा निकाल कुर्ते की जेब में सरका दिया। आया? उसने ट्रॉली में से चाय का कप उठाते हुए पूछा। तू तो आज से छुट्टी पर जाने वाली थी ना? आया ने कहा, आजकल सफर के लिए मौसम ठीक नहीं है। हर बार तो छुट्टी करती है और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर कैंसिल भी कर देती है। मेरे ख्याल से इस घर की ममता के कारण तू कहीं नहीं जा पाती। माहवार कितना मिलता है तुझे? 55 रुपए। अगले महीने से 75 हो जाएंगे। आया खुश खुश रसोई में वापस चली गई। जल्दी से चाय खत्म कर उसने चश्मा पहन लिया। दीवारों के रंग बदल गए, बेडरूम का वातावरण गहरा गया। उसकी नज़र कैलेंडर पर ठहरी। आज इतवार था। डबल बेड से उठकर वह खिड़की पर आया। सूर्य की किरणें ठंडी लगी। आंगन में बिछी घास उसे गहरी लगी। फूलों के उजले रंग गहरे लाल, गहरे फालसाई, गहरे नीले और गहरे पीले थे। स्विमिंग पूल के पानी का रंग भी बदला था। पुल के किनारे किनारे अकारण डग भर रही केतकी का सफेद चेहरा भी कहाँ उजला रहा था। उसने केतकी पर नजरें गड़ाई। कुछ दुविधा में लग रही थी। वह कुछ सोच रही थी। क्या? केतकी के मन की बात जानने में उसे अधिक समय ना लगा। वह थरथरा गया। केतकी के पेट में 2 महीने का बच्चा था और केतकी यह भी नहीं जानती थी कि उस बच्चे का बाप कौन है। पेडर रोड वाला पीसू, अल्टामाउंट रोड वाला राहुल, या फिर डिसोटो वाला क्वात्रा। वह मन ही मन तय कर रही थी, अल्टामाउंट रोड वाला राहुल। हरामखोर, उसी ने अंधेरे में धोखा दिया। उसी का पाप मेरे पेट में पल रहा है। गर्भपात के सिवाय दूसरा चारा नहीं। कुछ दिनों के लिए दिल्ली या कलकत्ता जाना पड़ेगा। बूढ़े को बेवकूफ बनाना पड़ेगा।
अचानक केतकी की नजर ऊंची उठी। खिड़की में खड़ा काले चश्मे वाला पिता का धड़ नजर आया और क्षण भर के लिए वह सिर्फ देखती ही रही। दूसरे क्षण उसके माथे में घूमती कपकपी उसकी टांगों में उतर आई। उसने मुस्कुराने का प्रयास किया। उत्तर में काले चश्मे ने भी मुस्कान फैलाई। वह मुस्कान बड़ी मुश्किल से फैली थी। क्या देख रहे हैं? पीछे खड़ी पत्नी के शब्द कानों से टकराते ही उसने चेहरा घुमाया। दोनों एक दूसरे को स्थिर दृष्टि से देखते रहे। इसके पहले पत्नी ने कभी भी उसे काले चश्मे में नहीं देखा था, इसीलिए इसे थोड़ा विचित्र लगा। पति का चेहरा थोड़ा अलहदा भी लगा। रास्ते में इस चश्मे के साथ पति से मुलाकात हुई होती तो शायद वह पहचान भी ना पाती। कब खरीदा? कल। आंखों में तकलीफ है? नहीं। तो? बढ़िया लगा खरीद लिया। कैसा है? सुंदर। सचमुच? यह प्रश्न पूछते पूछते वह रह गया। पत्नी आधा बुना स्वेटर लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। वह उसके सामने पलंग पर बैठा। उसकी आंखें काले चश्मे के पीछे से पत्नी के स्वेटर बुनते चेहरे का निरीक्षण कर रही थी। पत्नी सोच रही थी, खूसट का दिमाग फिर गया है। काले चश्मे के पीछे से उसने आंखें पटपटाई। बूढ़ा जाने कहां से यह सब उठा लाता है। कल किसी के कबाड़ खाने में से टूटी कुर्सी ले आया था। पिछले सप्ताह इसने फटी दीमक लगी किताबों का ढेर खरीदा था। यज्ञ सच ही कहता है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाकर बूढ़े को जल्दी पागल घोषित कर देना चाहिए। उसकी जायदाद बराबर के हिस्सों में बांट लेनी चाहिए। बूढ़ा अब इस बंगले में रहने के काबिल नहीं रहा है। उसकी असली जगह पागल खाना है। तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। सुंदरलाल के शब्दों ने उसकी आंखें ऊंची कर दी। दूसरे ही क्षण होठों में मुस्कुराहट भर उसने कहा, केतकी का यह स्वेटर 2 महीने पहले शुरू किया था, जल्द पूरा करना पड़ेगा। सर्दी जो शुरू हो गई है। पत्नी कुछ अधिक कहे उससे पहले ही जयंतीलाल बेडरूम में आकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। बड़े भाई सुंदरलाल को मौजूद देख उसने छुट्टी के मूड में बात शुरू की। आपका चश्मा घर में चर्चा का विषय बन गया है। केतकी कहती थी काले चश्मे में आप हिप्पी जैसे लगते हैं। तू क्या कहता है? केतकी की बात गलत नहीं। चश्मा सचमुच नायाब लगता है। मैं देख सकता हूँ? उसने साफ मना कर दिया और उसे लगा इस तरह मना करने की आवश्यकता ना थी। प्यार से भी मना किया जा सकता था। भैया, सिर्फ एक बार पहनने दोगे तो? उसने प्यार से मना किया। जयंती, यह चश्मा पहनेगा तो लोग तुझे पागल समझने लगेंगे। लगता है बूढ़े को टेलीपैथी होती है। पत्नी मन ही मन भुनभुना रही थी। मौत भी नहीं आती इसे कि मेरा छुटकारा हो। जयंती, सुंदरलाल ने उसे संबोधित करते हुए कहा, सच कहूं तो यह चश्मा जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कैसा है? तिलस्मी। जयंतीलाल हंस दिया। उसने परवाह न की। मेरी बात पर तुझे यकीन नहीं होता है ना? मैं सिद्ध कर दिखाऊंगा। तू कुछ भी सोच, मैं बता दूंगा कि तू क्या सोच रहा है। पत्नी की आंखें फिर एक बार ऊंची हुई और ऊंची ही रह गई। जयंतीलाल चुप हो गया। मजाक के लिए उसने यूं ही सोचना शुरू किया। सोचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही विषय था, भाभी का, सुंदरलाल की पत्नी का। भाभी रोज रात को केतकी के कमरे की बत्ती बुझाने के लिए आती थी। स्विच ऑफ करती थी, अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में सरकती धीरे धीरे कदम रखती भाभी उसके कमरे में घुस जाती थी और थोड़ी देर में ही प्यार की सभी रस्में निभाकर वापस अपने बेडरूम में चली आती थी। भैया, मैं क्या सोच रहा था? काले चश्मे के पीछे से वह फटी आंखों से देखता रहा। पत्नी का चेहरा, जयंती का चेहरा, जयंती का चेहरा, पत्नी का चेहरा। माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगी। क्या कहे? किन शब्दों में कहे? कैसे कहे? कहिए ना भाई साहब, मैं क्या सोच रहा था? जयंती, जयंती। उसकी सांस घुटने लगी। तू ऑफिस के कामकाज के बारे में सोच रहा था। कल ऑडिटर्स आने वाले हैं ना, उसकी चिंता। जयंतीलाल खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह हास्य उससे सहन न हुआ। धीरे धीरे बेडरूम के बाहर आवा स्विमिंग पूल के किनारे जा बैठा। उसे लगा वह बैठा नहीं, ढह पड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, होठ कांप रहे थे। भगवान, भगवान, इस काले चश्मे ने मेरे परिवार के उजले चेहरों पर कालिक पोत दी है। क्या यह सब सच है? नहीं नहीं,
यह सच नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मुझे दिलो जान से चाहती है। मेरा भाई जयंती बिल्कुल निर्दोष है, केतकी निष्कलंक है। और यज्ञ मेरा बेटा मेरी जायदाद के हिस्से करने की सोच ही नहीं सकता। मेरा खून उसकी रग रग में दौड़ रहा है। काला चश्मा भले ही काले चेहरे दिखाए, पर मैं हरगिज नहीं मानूंगा। रात कोई बुरा स्वप्न देखा हो, इस तरह उसने सब कुछ भूल जाने की बड़ी कोशिश की। जैसा उसने सोचा था वह इतना सरल न था। काले चेहरे लगातार उसके सामने आ उसके चेहरे पर हंसी के टुकड़े फेंक कर दौड़ जाते थे। वह फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था। अंत में उसने निश्चय किया, शायद काला चश्मा सच हो। सच्चाई जानने के लिए वह रसोई में गया। आया और बूढ़ा चपरासी दोपहर के खाने की तैयारी में लगे थे। थोड़ी दूर रहकर वह उनके पीछे खड़ा हो गया। सबसे पहले उसने आया पर ध्यान केंद्रित किया। आया सोच रही थी। इस बार भी वह अलमारी में से गहनों का बक्सा उड़ाकर ना भाग सकी। मौका ही न मिला, वरना उसने योजना बनाई थी। शाम को चाबी के गुच्छे में से अलमारी की चाबी अलग कर रात को गहनों का डिब्बा खिसका लेना और सुबह की गाड़ी से गांव के बजाय अपने प्रेमी के संग मसूरी चले जाना। शाम में वह चाबी निकालने में नाकाम रही। फिर भी रात को उसने अंतिम प्रयास किया। बेडरूम की ओर वह चुपके से सर्वेंट्स क्वार्टर में वापस चली गई। कदम बढ़ा रही थी, तभी बेडरूम में से कोई बाहर निकलता जान पड़ा और वह काफी कुछ सोच विचार कर रही थी। अपने आप पर लानतें बरसा रही थी। तीसरी बार योजना फेल हो जाने पर अपने से ही घृणा हो आई थी उसे। सुंदरलाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। आया आया ने चेहरा घुमाया। सेठ जी को सामने खड़े देख उसने सारे काम ज्यों के त्यों छोड़ हाथ पोंछ डाले। कुछ सवाल पूछने हैं। जी। जो पूछूं उसका उत्तर हाँ या ना में देना। जी। कल शाम अलमारी की चाबी चुराने की तूने पहली कोशिश की थी? क्या? सच या झूठ? पर पर रात को तूने दोबारा कोशिश की और बेडरूम में से किसी को बाहर निकलते देख। आया ने उसके पांव पकड़ लिए। माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। चीखें मार मार कर नाटकीय ढंग से रोने लगी। अब उसके लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। काले चश्मे की बताई हुई सारी बातें सच थी। वह सीधे ही बेडरूम में गया। उसने देखा, बेडरूम में गोलमेज सभा जारी थी। परिवार के सभी सदस्य जयंतीलाल के साथ बैठे किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। बूढ़े को देख सब चुप हो गए। क्यों जयंती? सब चेहरे स्पष्ट देख सके इस तरह उसने शुरुआत की। कैसी चर्चा चल रही है? चर्चा? नहीं तो, आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए सब साथ में बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं। और केत की तू? जी डैडी, मैं भी। उसने पत्नी की ओर देखा। और तुम? ऐसा अजीब सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो मुझे कई सवाल पूछने हैं। कहो, कहाँ से इब्तिदा करूं? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई कल्पना न कर सका कि बूढ़े के पेट में क्या कुलबुला रहा है। मेरे ख्याल से शुरुआत केतकी से करूं तो बेहतर होगा। केतकी, खड़ी हो जा। केतकी तुरंत खड़ी हो गई। पहला सवाल, कॉलेज से निकलकर तू कहाँ जाती है? केतकी समझ ना सकी। मैं तो सीधे घर आती हूँ। और जब सीधे नहीं आती तब कहाँ जाती है? डैडी, मेरे सवाल का यह जवाब नहीं। आपको, डैडी आपको क्या जानना है? बस इतना कि तेरे पेट में जो पाप पल रहा है वह किसका है? बिजली गिर पड़ी। केवल केतकी पर नहीं, सब पर। डैडी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको होश भी है? सुंदरलाल ने अपनी बात जारी रखी। पेडर रोड वाले पीसू का, अल्टामाउंट रोड वाले राहुल का, या फिर डिसोटो वाले क्वात्रा का? केतकी के चेहरे पर किसी ने सख्त चांटा रसीद किया हो, ऐसा भाव उसकी आंखों में उभर आया। दूसरे ही क्षण वह कुर्सी में ढह गई। दोनों हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और फपक फपक कर रोने लगी। जयंती, दूसरा नंबर उसके भाई का था। खड़े होते होते जयंती ने कई बार कपकपी महसूस की। पहला सवाल, ऑफिस से तू रात में कितने बजे घर लौटता है? क्या आप जानते नहीं भैया? मुझे तेरे शब्दों में जानना है। कभी 9, कभी 10 बजे। फिर? जयंतीलाल समझ गया। उसने अपनी निर्बलता को अंकुश करते हुए हिम्मत से उत्तर दिया। फिर सो जाता हूँ। अकेला? जी।
अकेला या अपनी भाभी के साथ? भूचाल के झटके एक के बाद एक शुरू हो गए। केतकी का गीला चेहरा ऊंचा हुआ। यज्ञ त्रस्त आंखों से परिस्थिति का जायजा ले रहा था। जयंतीलाल बेवकूफ की तरह सबके चेहरे में देखते हुए मुंह खोलने गया, लेकिन वह कहे उसके पहले ही सुंदरलाल की पत्नी खड़ी हो गई। ऐसी बातें कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। बेशर्म! सुंदरलाल की आवाज सख्त हो गई। मुझे सिखाती हो लिहाज, और वह भी तुम, एक नीच औरत। तुम्हें औरत कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ाती है, क्योंकि औरत अपनी मर्यादा जानती है। उस मर्यादा का नाम है लक्ष्मण रेखा। उस रेखा को लांघ जाने वाली औरत औरत नहीं कहलाती, समझी? जयंती लाल, सुंदरलाल की पत्नी उसकी ओर मुखातिब हुई। तुम्हारे भैया ने हम सब पर इल्जाम लगाया है। कह दो कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह झूठ है, सरासर झूठ। उनकी बातों में पागलपन के सिवा और कुछ भी नहीं। यह तो मेरा लाडला यज्ञ कहेगा। सुंदरलाल ने तरकश से आखिरी तीर निकाला। कहाँ चला यज्ञ? जायदाद का बंटवारा करने? अभी मैं जिंदा हूं बेटे, अभी मुझ में काम करने की ताकत है। जिस दिन लाचार होकर खाट से लग जाऊंगा। टेलीफोन तक पहुंचे हुए यज्ञ ने रिसीवर उठाकर डायल घुमाया। हेलो, हेलो डॉक्टर, मैं यज्ञ बोल रहा हूँ। प्लीज जल्दी घर आइए। मेरे डैडी, जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, पूरे पागल हो गए हैं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।